हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज गाइस जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो मान लीजिए कि वहां से क्वेश्चन हर हाल में रखा होगा। अगर अंग्रेजी पूछी गई है तो चाहे बैंक क्लरिकल का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, कैट का एग्जाम है, कोई टीचिंग का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है या फिर सीयूईटी का एग्जाम होगा, तो इन सभी में एक चीज तो कॉमन है 100%। और वो क्या है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये टॉपिक बहुत मस्त है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये ऐसा है कि आपकी मजबूरी है भाई, ये तो आना ही पड़ेगा आपको हर हाल में, अगर आप कुछ स्कोर करना चाहते हैं बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज पर ये टॉपिक ऐसा है ना जिसमें समझाने का बहुत ज्यादा है नहीं, जिसमें सिखाने का बहुत ज्यादा है नहीं। ये गेम है प्रैक्टिस का। जैसे स्विमिंग करना आपको कोई सिखा नहीं सकता, सिर्फ थोड़ा बता सकता है। आप प्रैक्टिस करके उसे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा स्विमर आया, उसने आपको बोला देखो मैं दिखाता हूँ स्विमिंग करके, ये पानी है, भग से कूद जाओ, ऐसे ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे ऐसे पैर चलाओ, हो गई स्विमिंग, आ गई तुम्हें, तुम कूद के सीख जाओगे क्या? डज नॉट मेक एनी सेंस। तुम्हें कोई सिखाने वाला ना हो, तुम्हें बस पानी मिल जाए, तुम कूदते रहोगे और जैसे गांव के बच्चे हैं ना सीख जाते हैं स्विमिंग अपने आप। And this is how you gonna learn. So what I mean to say is that कि ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रैक्टिस बेस्ड है, ना कि कॉन्सेप्ट बेस्ड। इन द सेम मैनर वोकैबुलरी भी काफी हद तक वैसी है, तो इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आज वोकैब के भी डाले हैं। कुछ नहीं है, अच्छा खासे हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम उनको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। तो देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है। आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, उसके अंदर ए बी सी डी, 4 लाइंस में इस पैराग्राफ को डिवाइड कर दिया गया। कितने लाइंस में? मान लीजिए 4 लाइंस में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब ये नहीं पता कि पहली लाइन कौन सी है, ये नहीं पता दूसरी लाइन कौन सी है, ये नहीं पता तीसरी लाइन कौन सी है, ये नहीं पता चौथी कौन सी है। ये जिसका नाम मैंने आपको दिखाया ना, ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, इसके कुछ नाम और होते हैं, जैसे PQRS क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर पैरा जंबल। तो पैरा जंबल या PQRS क्वेश्चंस इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अक्सर PQRS करके दिया गया। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है जिसको 4 लाइन में ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। अब ये नहीं पता कि पहली लाइन कहां लिखी है, ये भी नहीं पता दूसरी कहां लिखी है, सबको जम्बल्ड कर दिया गया। पैरा जंबल है, पहली लाइन शायद ऊपर हो, दूसरी लाइन शायद लास्ट में हो, तीसरी लाइन शायद दूसरे नंबर पे हो, है ना, चौथी का पता नहीं। और फिर इसमें आपको दिए जाते हैं ऑप्शन 1 2 3 4। ऑप्शंस कैसे दिए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल QSRP, RQPS, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, SPRQ, PRQS, ठीक है भाई। तो मान लो आपके पास ये 4 ऑप्शन हो गए, तो आपको बताना क्या है कि ये मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 1 दे रखा है, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉजिक। समझे मेरे दोस्त? तो 2 चीजों के बेसिस पे आपको इन्हें अरेंज करना होता है, एक लैंग्वेज और एक लॉजिक। लॉजिक का मतलब जो भी आप बनाएंगे पैराग्राफ वो कैसा होना चाहिए? कोहेरेंट पैराग्राफ होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है मीनिंगफुल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो आप पिक करेंगे वो बेस्ट पॉसिबल होगा। अच्छा, इसको करते कैसे हैं या आपको करके आएगा।
तो ये सिर्फ मैंने आपको आइडिया देने के लिए बताया कि बेटा इन क्वेश्चंस को ऐसे किया जा सकता है। अब एक बार इनको गहराई से देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है एक क्वेश्चन में, हम क्या क्या कर सकते हैं। आइए, तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आपके पास 10 सेकंड या 1 मिनट आप मान लीजिए। फिर आप वीडियो को पॉज कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद वीडियो को दोबारा से चला देंगे और आप देखेंगे कि हाउ हैव आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो गो फॉर इट। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपको 1 2 3 4 ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और ये नहीं पता भाई कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। और आपसे कहा गया है कि भाई इसके 4 ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो इसके 4 ऑप्शन है, इनको आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन को इनमें से एक पिक करना है जो बेस्ट हो, ठीक है। अब कैसे करेंगे आप? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आप वापस आते हैं ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज। क्या देखेंगे कि भैया शुरुआत कहां से हो रही है। अब सवाल ये कि सर मुझे पता कैसे चलेगा शुरुआत कहां से हो रही है ना? सर मुझे पता कैसे चलेगा शुरुआत कहां से हो रही है? तो बहुत आसान है। अगर कभी कोई ईडियम दिख जाए, कोई फ्रेज दिख जाए, कोई जनरल सेइंग दिख जाए, कोई जनरल सेइंग दिख जाए, तो समझ लीजिए कि वही स्टार्टिंग सेंटेंस या जो सेंट्रल आइडिया होता है, सेंट्रल आइडिया जिसे आप थीम भी बोलते हैं, वो भी अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए वो स्टार्टिंग सेंटेंस है। तो सेंट्रल आइडिया और थीम से आप क्या समझे? मुद्दे की बात, किस चीज पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि India is one of the most beautiful countries in the world. We have got scenic beauty in almost every dimension. We have beautiful mountains, we have rivers, a lot of rivers, we have oceans, we have a small desert as well, and coastal areas. So India is indeed a land of variety. अब मान लीजिए मैंने ऐसा सेंटेंस बोला, तो आपको क्या देखना है कि मुद्दे की बात क्या है, यार राइटर कहना क्या चाह रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भैया इंडिया में हर तरह की चीज मिलती है, हर तरह के मौसम मिलते हैं, हर तरह के लैंडस्केप्स मिलते हैं, ठीक है। तो यही मेरा सेंट्रल आइडिया होगा, यही थीम होगा। तो अगर कभी आपको सेंट्रल आइडिया दिख जाए, थीम दिख जाए, तो वो हमेशा शुरू में आएगी। और वो इसलिए क्योंकि राइटर उससे ही डिस्कस करेगा, ठीक है। या तो शुरू में आएगी, या फिर इडियम फ्रेज सेइंग लास्ट में आएगी। या तो राइटर उससे स्टार्ट करेगा या फिर उससे कंक्लूड करेगा, समझे? तो या तो शुरू में आती है, लास्ट में आती है। आइए एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो कुछ देख रहा है, वेरी सेल्डम डू वी एक्चुअली गो आउट एंड डू समथिंग व्हिच इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी विदाउट थिंकिंग ऑफ अवर ओन बेनिफिट ऑफ इट। दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन फेलिंग शॉर्ट ऑफ। अच्छा, अब देखो इन क्वेश्चन को करने का एक रामबाण। इसमें एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखाऊंगा। पहली बात तो यह है कि आपके पास ऑप्शन दे रहे, तो कहानी बड़ी आसान हो जाती है। सबसे पहले ये देख लो कि कौन सा आंसर नहीं है, मतलब क्या कर दो, एलिमिनेशन कर दो। क्या कर दो मेरे दोस्त, एलिमिनेशन कर दो। तो कौन सा आंसर नहीं है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन फॉलिंग शॉर्ट। कह रहा है ये वो एक चीज है जिसकी हमारे पास कमी है। कौन सी चीज, ये नहीं बताया ना, इसका मतलब ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर किसी प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, किसी कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग सेंटेंस थोड़ी होता है। स्टार्टिंग सेंटेंस में सेंट्रल आइडिया, मुद्दे की बात, या फिर कोई जनरल से, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा कुछ होगा। तो ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं और ये खत्म हो गया, आंसर ये वाला आ गया। नहीं समझे बात?
मेरे कहने का मतलब है कि आप इसे मात्र एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ये इतने आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं कि आप मान के चलिए सिर्फ आपको एक या दो लिंक मिल जाए, आपको सिर्फ एक या दो सेंटेंस की पोजीशन पता चल जाए, यू कैन सॉल्व द फुल क्वेश्चन। और यहां पे मुझे कोई पोजीशन नहीं पता थी, बस ये पता था कि ये नहीं आएगा स्टार्टिंग में, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आइए इसको और गहराई से समझते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन तो आसान था, पहला क्वेश्चन था आसान था, आपको स्टार्टिंग सेंटेंस देखना था, है ना, आपने देखा ये तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती, आपने एलिमिनेट किया और आपके पास आंसर आ गया। कभी कभी ऐसा करने पे आंसर नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मैंडेटरी पेयर्स। मैंडेटरी पेयर्स का क्या मतलब होता है भाई, जोड़ा। अगर एक पैराग्राफ है जिसमें 4 लाइंस हैं, तो एक लाइन दूसरी लाइन से किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट तो करेगी, सिंपल सी बात है। तो आपको वही कनेक्शन ढूंढना है। ठीक है, जैसे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि भैया अगर कहीं पे नाउन आया है तो उसका प्रोनाउन आगे आया हो, जैसे उसने बोला था ना दिस इज समथिंग, यहां पे बोला दिस इज समथिंग, तो हम सोच सकते हैं ना व्हाट, किस चीज की बात कर रहे हैं, तो जिस चीज की बात करी होगी वो इससे पहले आएगा। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं। हाँ, तो आपको क्या करना है, मैंडेटरी पेयर देखना है, किसके बेस पे, नाउन प्रोनाउन के बेस पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल, कहने का मतलब है कहीं पे लिखा है दा, तो दा हो जाता है स्पेसिफिक, स्पेसिफाई कब करेगा, जब उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, यहां से भी पता चल सकता है। या फिर इनडेफिनेट आ दे रखा है, अ मैन वाज देयर, तो आप सोच सकते हैं हाँ इस तरीके से स्टार्टिंग होती है या नहीं होती। या फिर कंजंक्शन दे रखा है, मान लो दे रखा है बट, इफ, देयरफॉर। तुम्हें पता है भाई ऐसे शब्दों से सेंटेंस की, तुम्हें पता है कि ऐसे शब्दों से किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती है। ठीक है, कंजंक्शंस, टेंसेस, ये सारी चीजें जो है तुम्हें कहीं ना कहीं आइडिया देंगी दैट हाउ यू कैन मेक मैंडेटरी पेयर्स। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल, कंजंक्शंस, टेंसेस, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके लिए मैंडेटरी पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, वो मुझे उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक दो मैंडेटरी पेयर बना के दिखाता हूं। जैसे इसने कहा दिस इज समथिंग, तो वो समथिंग क्या है, वो समथिंग है ये, एवरी सोसाइटी मस्ट डेवलप इन इट्स पीपल अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर समाज को अपने लोगों में डालनी चाहिए क्या, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझते हैं आप, नैतिक जिम्मेदारी, कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके परिवार की नहीं है, आपके पड़ोस की भी है ना। तो ये दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन फेलिंग शॉर्ट ऑफ, और यही वो चीज है जिसमें हम पीछे रह गए। तो पता चल गया ना कि आर और क्यू साथ में आएंगे, अरे आर और क्यू साथ में आएंगे। तो अगर आपको एलिमिनेशन में मान लो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते जो हमने पहले किया, तो भाई मेरे एक मैंडेटरी पेयर बन जाता, क्या बन जाता, आर क्यू, और इसके बेसिस पे भी आप इस आंसर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो मैंडेटरी पेयर आप बना सकते हैं ना, वो कई बेसिस पे बना सकते हैं। पहला बेस है कि भाई नाउन, प्रोनाउन, इंडेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल, कंजंक्शन, टेंसेस, ये सारे के सारे क्या है, इन सारे बेसिस पे आप मैंडेटरी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और तरीका, ये कुछ और तरीके हैं जिनके बेसिस पे आप मैंडेटरी पेयर बना सकते हैं। लेट अस डिस्कस देम। ठीक है, तो भैया दूसरा तरीका, जो दूसरा तरीका है जिससे आप मैंडेटरी पेयर पता कर सकते हैं, वो है टोन ऑफ द पैसेज। टोन का मतलब क्या होता है, टोन का मतलब होता है मूड या स्टाइल, कि भाई कैसे कही गई है बात। तो थीम और टोन क्या हो गए, इसमें जानना बहुत जरूरी है। थीम क्या हो गया, थीम हो गया कि क्या कहा गया, और टोन क्या हो गया, टोन हो गया कैसे कहा गया। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑब्लाइज्ड। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया, एक मैंने कहा थैंक्स, आई एम ऑब्लाइज्ड। तो ये दोनों तरीके हैं, दोनों बार मैंने थैंक्स किया,
पर आप मेरे इमोशन से, मेरे एक्सप्रेशन से समझ गए होंगे कि दोनों थिंग्स में क्या डिफरेंस है। इन द सेम मैनर यहाँ पे राइटर क्या बहुत अपनी लैंग्वेज को इस तरीके से यूज करता है, ऐसे एडजेक्टिव्स यूज करता है और इस तरीके से बोलता है कि आपको समझ में आ जाता है कि ये गुस्सा है, मजाक में बोल रहा है, ठीक है, या फिर इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और यही कहलाता है टोन, कि राइटर का मूड कैसा है और क्या कह रहा है, वो हो जाता है थीम। तो थीम का मतलब होता है बेसिकली सेंट्रल आइडिया, मुद्दे की बात क्या कही जा रही है और कैसे कही जा रही है, वो टोन होती है। तो कैसे कही जाने में एक चीज आती है स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक टू जर्नल का क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने कहा फिजिक्स वाला इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग्स इन इंडिया, वी प्रोवाइड, फिजिक्स वाला प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट a very less price, at a very minimal price. Now, there are many other coachings as well working in India and trying their best to give amazing results. तो मैंने क्या बात करी यहां पे, मैंने बात करी बेटा स्पेसिफिक टू जर्नल। स्पेसिफिक टू जर्नल क्यों? क्योंकि पहले मैंने पीडब्ल्यू की बात और उसके बाद मैं अदर्स पे आया, समझे। मैं चाहता तो इसे एक दूसरे तरीके से भी कह सकता था, मैं ये भी कह सकता था इंडिया हैज अ गुड कोचिंग इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ कंपैरेटिव एग्जाम्स टेकिंग प्लेस एवरीवेयर एवरी ईयर। देन ऑफ द टॉप कोचिंग्स one name has arrived, that is PW, and PW have been doing great। इसे कुछ और से मैं आपको समझाता हूं, कोई और एग्जांपल लेता हूं, मतलब समथिंग विच बिकम्स वेरी इजी, सबको ही आसान हो जाए, है ना। जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए कहा गया कि इंडिया इज अ करप्ट कंट्री, इन एवरी सिंगल डिपार्टमेंट वी कैन फाइंड करप्शन, ठीक है, सिंपल सी बात। नॉट ओनली इंडिया बट मैनी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, रशिया एंड चाइना आर ऑल्सो वेरी करप्ट। तो ये मैंने क्या बात करी स्पेसिफिक टू जर्नल, क्योंकि पहले मैंने इंडिया की बात करी और फिर अदर्स की, तो ये स्पेसिफिक टू जर्नल हो गया। राइटर इसका उल्टा भी जा सकता है भाई, पहले वो आपको अदर्स के बारे में बता देगा, जैसे कह देगा वर्ल्ड इज नाउ करप्ट, द सुपर पावर्स लाइक रशिया, चाइना, यूएसए, जापान have a lot of corruption in different departments. However, India is one of the most corrupt countries in the world, which has got corruption in almost every single department they deal in. तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, मैंने इस बार पहले अदर्स की बात करी, रशिया, चाइना, जापान, और उसके बाद मैं इंडिया पे आया। तो कहने का मतलब यह है भाई कि राइटर कैसे भी जा सकता है, कभी वो स्पेसिफिक टू जर्नल जाएगा और कभी जर्नल टू स्पेसिफिक भी जा सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ, स्पेसिफिक टू जर्नल भी और जर्नल टू स्पेसिफिक, दोनों ही पॉसिबिलिटीज। ऐसे ही राइटर, तो अब तुम सोचोगे सर इससे मुझे क्या पता चला, मैं क्या करूं अगर राइटर ऐसे जाएगा। अरे भाई सीधी बात है ना कि जितने भी सेंटेंस जो जर्नल के होंगे वो साथ में आएंगे, भाई ये जानना बहुत जरूरी है, जितने भी सेंटेंस स्पेसिफिक के होंगे वो साथ में आएंगे, और इससे आपको मिलेगा क्या, मैंडेटरी पेयर। और तुम मैंडेटरी पेयर से क्या करोगे, एलिमिनेशन, समझे। इसलिए इसको सीखना जरूरी है। जो क्वेश्चन मैंने पहला कराया वो बहुत आसान था, एग्जाम में टेढ़े वाले आएंगे तो घूम जाओगे, इसलिए यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ अब ऐसे ही राइटर या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, या तो पॉजिटिव टू
नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे मान लो मैंने कहा विराट कोहली इज one of the best players in the world and he has proved his talent on almost every ground in the world. He has scored more than 50 centuries and may also break the record of Master Blaster. However, he needs to work at his captaincy skills. तो मैंने क्या कहा, मैंने पहले सारी बातें कोहली के बारे में पॉजिटिव पे, है ना, कि भाई कोहली ने अच्छा किया है, हर ग्राउंड में रन मारे हैं, 50 से ज्यादा उसके शतक हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या कहा, लेकिन कैप्टनसी पे अभी काम करने की जरूरत है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। राइटर ऐसे भी जा सकता है या फिर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव भी जा सकता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, इसकी उल्टी बात। जैसे मैं कह दूं विराट कोहली को अभी काम करने की जरूरत है अपनी कैप्टनसी स्किल पे। Virat Kohli needs to work a lot at his captaincy skills. However, he is a great batsman who has scored centuries on almost every single ground of the world. तो ये मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव टू पॉजिटिव चला गया। तो क्या चला गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बहुत सीधी सी बात है भाई, या तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाओ, दोनों ही पॉसिबल है। पॉजिटिव टू नेगेटिव भी, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी। तुम कहोगे मुझे क्या फायदा मिला इससे, तुम्हें फायदा यह मिला कि भैया पॉजिटिव सेंटेंसेस एक साथ आएंगे। मैंने ये तो नहीं कहा विराट कोहली को अपनी कैप्टनसी पे वर्क करने की जरूरत है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। आपको पहले सारे नेगेटिव सेंटेंस एक साथ रखने, फिर पॉजिटिव एक साथ रखने, या फिर पहले पॉजिटिव एक साथ रखने और नेगेटिव एक साथ रखने, और इसी से आप बनाएंगे एक और मैंडेटरी पे, ठीक है। तो ये सब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं कि कभी कभी ना आपको पता नहीं चलेगा स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा है, कभी कभी ना आपको टेंसेस से, प्रोनाउन से, इन चीजों से कोई आइडिया नहीं लग रहा होगा, तब काम आएगा ये, ठीक है, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है भाई, देखो जैसे एक टीम में हम 7 बैट्समैन खिलाते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं 7 बैट्समैन खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं 7? कोहली को खिला लो, रोहित शर्मा को खिला लो, इधर से वो रन मारेगा, उधर से वो मारेगा। पर अगर कोई एक आउट हो गया तो क्या करोगे? इन द सेम मैनर हमारे पास पूरी बैटिंग लाइन है, शुरू से लेके लास्ट तक हम बढ़िया बैटिंग रखने की कोशिश करते हैं। तो कभी अगर आपको ये नहीं मिला तो ये मिल जाएगा, ये भी नहीं मिला तो इनमें से कुछ मिल जाएगा, ये भी नहीं मिला तो आप देखेंगे कंक्लूजन, मतलब लास्ट सेंटेंस। समझे मेरे दोस्त? लास्ट सेंटेंस। अब लास्ट सेंटेंस कैसे पता चलेगा? मैंने बताया था कि भाई लास्ट सेंटेंस थीम भी हो सकता है ना, अगर उसको कंक्लूड किया गया, अगर उसे कंक्लूड किया गया, अगर वो मुद्दे की बात है, तो वही मैंने कहा कि इडियम या सेइंग दे रखा है तो ये या तो लास्ट में आएगा या फिर शुरू में आएगा, या तो शुरू में आएगा या फिर लास्ट में आएगा। इडियम, सेइंग, फ्रेज। तुम सोच रहे हो कि मुझे इससे क्या फायदा भाई? एलिमिनेशन। अगर बीच में कहीं दे रखा है किसी ऑप्शन में, उस ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है किसका? इडियम फ्रेज का। दूसरी चीज, यूज ऑफ वर्ड्स लाइक देयरफॉर, फाइनली, हैंस, एज अ रिजल्ट, एटसेट्रा। तो जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, देयरफॉर, फाइनली, हैंस, एज अ रिजल्ट, दस, ये भी आपको बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? कंक्लूड कर रहे हैं। और इसलिए ये भी आपको लास्ट सेंटेंस मिल सकता है जो ऐसे वर्ड से स्टार्ट होगा। तो बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है, बस देखना है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, उससे ही काम हो जाएगा। एलिमिनेटिंग ऑप्शन आफ्टर गेटिंग द मैंडेटरी पेयर्स। तो आपको करना क्या है, यही मैंने आपको बताया। आपको जैसे ही मैंडेटरी पेयर मिलेंगे तो 3 स्टेप में मैं आपको सिखाता हूं इसे करना। पहला स्टेप, स्टेप 1, फाइंड स्टार्टिंग या फिर लास्ट सेंटेंस। ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं मिलेगा तो स्टेप 2 करेंगे, मैंडेटरी पेयर। भैया मैंडेटरी पेयर से काम बन गया
तो बहुत अच्छी बात है ना। इसी इन दोनों के बेसिस पे आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन। इन दोनों के बेसिस पे आपको देखना होगा कि कौन सा आंसर नहीं है या कौन सा आंसर नहीं हो सकता, और आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, है ना। हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही कर दिया। अब जब आपके पास ये आंसर आ जाता है ना, तो एक बार आप इसको रीरीड जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोहेरेंट है या नहीं है, मीनिंगफुल है या नहीं है। जैसे आर से स्टार्टिंग है, आर कह रहा है हर एक सोसाइटी को अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्यों कहता है इसके बाद, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज में जिसकी कमी है। सही जा रही है कहानी। एस कह रहा है वी आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक है, एंड डोंट रिलेट आवरसेल्व्स टू सोसाइटी एज सच, और सोसाइटी के बारे में इतना ध्यान नहीं रखते। अरे हटाओ, जो कर रहा है अपने आप कर लेगा, हो जाएगा अपने। ठीक है, आगे क्या है, आगे कह रहा है वेरी सेल्डम डू वी एक्चुअली गो आउट, बहुत ही कमी से हम भाई बाहर जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं विच इज बेनिफिशियल टू सोसाइटी, जो हमारे समाज के लिए बेहतर है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, विदाउट थिंकिंग ऑफ आवर ओन साइड बेनिफिट, है ना। कोई ऐसा है ना, कोई अगर आज के टाइम में कोई किसी पे पैसा भी खर्च कर रहा है, एनजीओ भी हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, कमाई के लिए कर रहे हैं, ये इसके कहने का मतलब है। तो बहुत ही कम ऐसा है, वेरी सेल्डम, सेल्डम का मतलब है नेवर जैसा, तो बहुत ही कम ऐसा है कि हम बाहर जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो समाज के हित में होता है और अपने हित को साइड में रखकर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं, आपके लिए 30 सेकंड्स में दे रहा हूं, 30 सेकंड में 20 सेकंड, उसके बाद मैं इसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, फटाक से कर लीजिए। तो मैंने बताया था कहीं भी कोई इडियम, फ्रेज या जर्नल सेइंग मिल जाए तो समझ लीजिए वो स्टार्टिंग सेंटेंस होगा। तो समझ लीजिए ये क्या है, ये या तो स्टार्टिंग या लास्ट है। हेल्थ इज वेल्थ, तो पी या तो लास्ट में या स्टार्टिंग में। पी लास्ट में यहाँ पे, इसे रोक के चलेंगे, पी स्टार्टिंग में यहाँ पे, इसे रोक के चलेंगे, बाकी सब काट डालेंगे। देखा, सिर्फ आपने एक सेंटेंस देखा और उससे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ जो है वेल्थ है। ये बहुत ही पुराना कहावत है, प्रोवर्ब है, लेकिन विल बी ट्रू फॉर एवर फॉर दी ह्यूमैनिटी, पर इंसानियत के लिए हमेशा सच रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद इससे एक बात पता चलती है, क्या कहता है ये, अभी एक मैंडेटरी पेयर, इट इंडिकेट्स अ वेरी क्लियर मीनिंग दैट हेल्थ इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर अ पर्सन देन द वेल्थ, है ना। तो कह रहे हैं इसका बड़ा साफ मीनिंग है कि हेल्थ ज्यादा जरूरी है पैसे से। किसका मीनिंग है, इट इंडिकेट्स, इट कौन है, ये कौन है इट, भैया ये वाले प्रोवर्ब की बात कर रहे हैं, ये वाले इडियम की बात कर रहे हैं, प्रोवर्ब की बात कर रहा है। तो पी और एस साथ में आ जाएंगे, ये बना आपका मैंडेटरी पेयर। तो पी एस कहां कहां साथ है, यहां नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, जो बचा वही आंसर। आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा दोस्त, और क्वेश्चन सॉल्व रखा है आपके साथ। अब एक बार इसको चेक कर लीजिए। सबसे पहले आपने पी लगाया, आपने बोला भाई हेल्थ इज वेल्थ है, ये बात बड़ी पुरानी है पर हमेशा काम आएगी। फिर इसने बताया इसका सीधा सा मीनिंग है कि आपका पैसा इतना जरूरी नहीं है जितनी जरूरी आपकी हेल्थ है। तीसरी चीज इसने बताई, एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो परफॉर्म करता है कोई भी टास्क, अ वेल्दी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अनट्रीटेबल डिसीज कैन नेवर बाय अ गुड हेल्थ। कह रहे भैया अगर तुम्हें कोई ऐसी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए जो ठीक ही नहीं हो सकता, या HIV पॉजिटिव हो जाओ, ठीक ही नहीं हो सकता, पैसा तुम्हारे पास 20-30 करोड़ पड़ा है, 100 करोड़ 300 करोड़ पड़ा है, क्या ही कर लो, ये इसका मतलब। तो भाई क्यों आ गया, और फिर उसके बाद आर लास्ट में, हेल्दी पर्सन। अब एक हेल्दी पर्सन है, चाहे वो अमीर हो या ही गरीब हो, लिव्स मोर हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, वो ज्यादा हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीता है। किससे, किससे, देन एनी रिच पर्सन, किसी भी अमीर आदमी। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे ही करेंगे 10-10 सेकंड में क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इन्हीं ट्रिक्स को आपको अप्लाई करना है ना, चीजें बहुत ही आसान और सिंपल लगे। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, until few years ago people in India and several other underdeveloped countries and developing countries used to think that girls should stay at home and cook। ठीक है, तो हो सकता है ये स्टार्टिंग सेंटेंस में,
आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाली बात, गर्ल्स आर अनडाउटेडली एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। लड़कियां सच में एक ऐसा पार्ट है हमारी सोसाइटी का जिनको अलग नहीं किया जा सकता। तो बहुत सीधी सी बात है कि क्यू क्या होगा, स्टार्टिंग सेंटेंस, क्यू से स्टार्टिंग होगी, है ना, या फिर एंड होगा। तो क्यू से स्टार्टिंग, यहां पे ना क्यू से स्टार्टिंग है ना एंड, एलिमिनेट। ये आंसर, ये आंसर, इन तीनों में से एक आंसर हो। But now the mindset has changed. Girls in India are bringing accolades to their parents and they are doing well in every field such as academics. अब देखो भाई, ये और ये मैंडेटरी पेयर मिल गया, है ना, P और R मैंडेटरी पेयर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि एक जगह ये कह रहा है, एक जगह पर ये कह रहा है कि कुछ साल पहले तक इंडिया में लोग और भी बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में ऐसे सोचा करते थे कि लड़कियों को घर पे रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, बूढ़ों की देखभाल करनी चाहिए। अब इसी की बिल्कुल विपरीत बात कही जा रही है, लेकिन अब माइंडसेट बदल गया है। इंडिया के गर्ल्स इन इंडिया आर ब्रिंगिंग एक्कोलेट्स, एक्कोलेट्स का मतलब है मेडल्स, है ना, नाम रोशन कर रही है लड़कियां अपने माँ बाप का, और बहुत अच्छा कर रही है हर फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर पॉलिटिक्स हो। तो ये हो गया ना मैंडेटरी पेयर। साथ में आएंगे पी और आर। तो पी और आर कहां कहां साथ में है? पी आर यहां पर साथ में है, पी आर यहां नहीं, पी आर यहां नहीं। क्वेश्चन खत्म। अभी भी आपने पूरा नहीं पढ़ा और क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं आपसे वादा करता हूं बहुत ही कम केसेस में आपको क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर आप वो ट्रिक से पैरानंबर करते हैं जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूं। तो भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन ट्रिक्स को सीख ले। अब एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो आंसर आया था हमारा थर्ड वाला। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? हमने क्यू से स्टार्ट किया। क्यू क्या कहता है? क्यू कहता है गर्ल्स आर अंडर, कि भाई गर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसने लगाया एस, नो सोसाइटी और कल्चर, ना ही कोई समाज ऐसा है, ना ही कोई कल्चर ऐसा है जो प्रोग्रेस कर सकता है लड़कियों के बिना। तो पी और, है ना, क्यू और एस भी साथ में आ गए। पी आर तो हमने लगाया ही है। क्वेश्चन खत्म, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे फटाफट। ओके गाइस, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? फॉरेस्ट मेक फॉर ब्यूटीफुल नेचुरल लैंडस्केप्स एंड सीनरी। ठीक है भाई। दे ऑफर विजिटर्स। अब दे कौन है भाई? दे कौन है? दे के बारे में कुछ नहीं लिखा है ना, तो दे से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। क्यू वाले ऑप्शन काट डालो। टिंग टिंग टिंग, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। दे ऑफर विजिटर टू द ब्यूटी ऑफ ट्रीज। अब कौन दे? फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो भाई क्यू से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। स्टार्टिंग कहां से होगी? पी से। पी क्या कहता है कि भाई फॉरेस्ट जो होते हैं बेहतरीन होते हैं, बहुत बढ़िया दिखते हैं, सीनिक होते हैं, है ना, नेचुरल लैंडस्केप्स और सीनरी वहां पे मिलती है। फिर आ गया एस, लोगों को वहां जाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो पैदल जाएं या फिर सफारी करके जाएं। ठीक है भाई। उसके बाद आ गया क्यू, क्योंकि टूरिस्ट और विजिटर्स को क्यों जाते हैं वो? क्योंकि वहां पे देखने को ट्रीज मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ मिलती है, और पता चलता है इस एरिया में क्या क्या है। और लास्ट में फॉरेस्ट आर अ ट्रेजर हाउस ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहां पे इसने इस सेंटेंस से कंक्लूड कर दिया। कहने का मतलब है ये थीम लास्ट में आई, समझ गए? तो मैंने कहा था ना, कभी इडियम फ्रेज लास्ट में आएगा, कभी शुरू में आएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सारे क्वेश्चंस करा के मैं आपसे पूछूंगा कि आपका स्कोर क्या रहा इन क्वेश्चंस में। ऑनेस्टी इज अ मॉरल वैल्यू दैट मस्ट बी इनकलकेटेड। इनकलकेटेड का मतलब होता है डालना पड़ेगी। कब? बचपन में ही डालना पड़ेगी, तभी आएगी। चलो ठीक है भाई, पी से स्टार्टिंग हो सकती है। थ्रू स्टोरीज चिल्ड्रन कैन बी एक्सपोज टू द वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी। अब इससे स्टार्टिंग नहीं होगी, है ना। कह रहा है थ्रू स्टोरीज, स्टोरीज से आप बच्चों को क्या बता सकते हैं? जो क्वालिटी है, वर्च्यू का मतलब होता है गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। तो जो अच्छी क्वालिटी है, तो थ्रू स्टोरीज चिल्ड्रन कैन बी एक्सपोज, चिल्ड्रन को एक्सपोज किया जा सकता है किस पे? टू द वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी, कि उन्हें वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी मिल जाए, सो दैट दे कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड, ताकि वो आसानी से समझ जाएं कि क्यों डिसऑनेस्ट लोगों को हटा देना चाहिए, है ना, और कैसे ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। ठीक है भाई, सही बात है।
तो क्यू आ भी गया आपके पास, पर ये स्टार्टिंग नहीं देगा, स्टार्टिंग यहां पे दे रहा है, वो आंसर एलिमिनेट कर दो, खत्म। अगला क्या था, वैल्यू देन टेक्स, द वैल्यू देन टेक्स, देन मतलब फिर, तो इसका मतलब ये भी स्टार्टिंग नहीं है, आर से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, है ना। कौन देन, कैसा देन, नहीं पता। अब जरा इसको पढ़ लो, यही आंसर हो। बिना पूरा पढ़े आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर दिया फिर से। तो पी से स्टार्टिंग होगी कि भाई ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यू है जो बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। फिर आ गया आर, आर कहता है द वैल्यू, फिर ये जो वैल्यू तुम डालोगे, जो ऑनेस्टी वाली वैल्यू जो तुम डालोगे, उससे क्या होगा, देन टेक्स फर्म फाउंडेशन, वो एक फर्म, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेगी, और जो उसकी जिंदगी में दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आ गया एस, एस कहता है इफ द ट्रेट ऑफ डिसऑनेस्टी स्टार्ट एट यंग एज, अगर तुमने किसी के अंदर बेईमानी डाल दी जवानी में, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो जवानी में बेईमान होते हैं ना, वो बुढ़ापे तक बेईमान बुढ़े रहते। इसलिए भाई ये इंपॉर्टेंट है कि जवानी में ही ईमानदार हो जाओ। शुरू में दिक्कत होगी, फिर ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, है ना। कैसे, थ्रू स्टोरीज, बच्चों को आप एक्सपोज करेंगे, वर्च्यू ऑफ ऑनेस्टी सिखाएंगे, ठीक है, ताकि वो आसानी से समझ पाए कि डिसऑनेस्टी को हटाना है और ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट। आंसर इज 1, क्वेश्चन पूरा सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना आसान है। Our behavior and character speak of the morals and ethics that we live by. Such persons मतलब ऐसे लोग, कैसे लोग, पहले ये तो बताओ। तो ये दिया हुआ ही नहीं है, तो क्यू से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, एक एलिमिनेशन हमने कर दिया। अगला, दे डू नॉट फियर पनिशमेंट, अरे भैया कौन दे, ये तो बताओ, एलिमिनेट कर देंगे आर बी, टिंग टिंग टिंग। आगे बढ़ते हैं। A person who is righteous is one who has developed moral values and lives by them. ठीक है, तो भैया ये स्टार्टिंग हो सकती है, एक ऐसा आदमी जो कि राइटियस है, राइटियस मतलब ट्रूथफुल है, सच्चा है। वो कौन है, इज वन हु हैज डेवलप्ड, जिसने डेवलप कर लिया मॉरल वैल्यूज और उन्हीं के हिसाब से जीता है। तो भाई इससे स्टार्टिंग हो सकती है। अब हमें मैंडेटरी पेयर ढूंढना पड़ेगा, क्या पी से स्टार्टिंग हो सकती है। Our behavior and character speak of the morals and ethics that we live by. ठीक है, तो पी से स्टार्टिंग हो सकती है। एक बार एस पढ़ते हैं, पी और एस में हमें कंफ्यूजन है, मैंडेटरी पेयर ढूंढना होगा। अब अगर हम एस के पास, अब देखो, आर बिहेवियर एंड कैरेक्टर स्पीक ऑफ द मॉरल्स एंड एथिक्स दैट वी लिव बाय सच पर्संस, एस के बाद, ये पी के बाद एस नहीं आएगा, सॉरी आ गया, हाँ, इनको चेक कर लेंगे, एस क्यू और पी एस को चेक कर लो, बस मिल जाएगा तुम्हें आंसर। तो पहले पी एस कर लेते हैं, पी के बाद एस लगाओ। अ पर्सन हु इज राइटियस इज द वन हु हैज डेवलप्ड मॉरल वैल्यूज एंड लिव बाय देम, लग तो रहा है जाता हुआ। अब एस और क्यू लगाओ, एस के बाद क्यू लगाओगे, सच पर्संस, अ पर्सन हु इज राइटियस इज द वन हु हैज डेवलप्ड मॉरल वैल्यूज एंड लिव बाय देम, such person follow their moral values whatever difficulty they may have to encounter in the process। ठीक है, एसक्यू भी लग रहा है। अब ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे, क्यू आर और आर पी को चेक करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। एक नई ट्रिक आपने सीखी यहां पे, क्या, प्ले विद द ऑप्शंस। देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा सर इतना टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, बट क्या, जब तुम नई नई गाड़ी चलाना भी सीखते हो ना, तो तुम्हें समझ में नहीं आता भैया ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच कब दबाना है ना। स्टार्ट करने में तुम 3 बार में तो स्टार्ट करके उठा पाते हो गाड़ी, तो ये क्या होता है, शुरू में होता है। उसके बाद तो तुम भाई, तुम्हें पता है ये एक हाथ से गाड़ी चल रही है, एक हाथ में तुम्हारे कुछ है, तुम पी रहे हो, बराबर में कोई बैठा है और गाड़ी चल रही है ना। तो ये कब होता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं गाड़ी की। तो ये भी होगा, सब्र रखिए। तो अब एक बार आर और पी चेक करते हैं। आर क्या है, डू नॉट फियर एंड स्टे इन स्टेट ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट। आर के बाद अगर मैं पी लगा दूं, आर बिहेवियर एंड, अब एकदम से ये आर के ऊपर आ गया, तो अलग है। एक बार क्यू आर अगर मैं लगाता हूं, क्यू आर बिल्कुल सही है, तो आंसर मेरे हिसाब से ये वाला है, परफेक्ट आंसर, है ना। पी से स्टार्टिंग करेंगे। अब मैं बताता हूं क्यों। पी कह रहा है कि जो हमारा बिहेवियर है, एक बात और देखिए, ये क्या है, ये थीम है, सेंट्रल आइडिया है, मुद्दे की बात है, स्टार्टिंग में आएगा या लास्ट में आएगा, है ना। तो यहाँ पे यही चालाकी करिए, यहाँ पे लास्ट में दिया है और यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है, इस क्वेश्चन में खेल है। ठीक है, तो हमारा जो बिहेवियर है, कैरेक्टर है, वो बता देता है कि हमारे मॉरल्स कैसे हैं,
हमारे एथिक्स कैसे हैं, हमें तमीज कितनी है, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग जीते हैं। फिर उसके बाद उसने बताया एस अ पर्सन हु इज राइटियस, जो सही आदमी होता है वो अपने अंदर डेवलप करता है वैल्यूज और उन्हीं के अकॉर्डिंग जीता है। ठीक है भाई, पी और एस साथ में आ गए। इसके बाद आ गया क्यू, ऐसे लोग जो होते हैं उनके मॉरल वैल्यूज हमेशा फॉलो करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल डिसीजन लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और फिर लास्ट में आर, उन्हें पनिशमेंट से डर नहीं लगता। सच्चा आदमी तो भगत सिंह है ना, वंदे मातरम कहता हुआ कहा फांसी के तख्ते पे वो चले गए थे, क्यों? एकदम राइटियस आदमी थे, है ना, फियर नहीं था उन्हें पनिशमेंट का, स्टेट ऑफ पीस में थे वो, और सेटिस्फेक्शन था जो कर रहे थे। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्त मेरे 4। समझ आई कहानी? अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 7। मुझे उम्मीद है अब इन क्वेश्चन से आप कंफर्टेबल हो रहे होंगे, बीच में इसीलिए मैंने एक आध थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाला, क्योंकि मजा तो डिफिकल्टी का भी है। अब देखो कह रहा है यहाँ पे दिस रिक्वायर्स, तो दिस मतलब क्या नहीं पता ना, तो एस से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, काट डाल, काट डाल। अब पी या क्यू में से एक से स्टार्टिंग होगी। पी कह रहा है इफ वी मैनेज आवर टाइम इफेक्टिवली वी कैन अकम्प्लिश ऑल द एक्टिविटीज, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी ड्रॉ अ टाइम टेबल दैट वी अडॉप्ट प्रैक्टिकली। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि भाई पी से स्टार्ट करें या आर से स्टार्ट करें। ऑप्शंस में दोनों दे रखा है, अब आप मैंडेटरी पेयर पे आ जाएंगे। एक बार पी एस चेक करिए और क्यू पी चेक करिए। ठीक है, एस कह रहा है, पी कह रहा है, ठीक है। तो पहले आप ये कहोगे कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी ड्रॉ टाइम टेबल, पहले ये वाली बात कहोगे या पहले दिस रिक्वायर्स ड्रॉइंग अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल? चलिए, तो पहले जब आप ऐसे अटक जाएं तो दोनों को एक बार पढ़ लेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने क्यू से स्टार्टिंग करी कि ये इंपॉर्टेंट है कि हम ड्रॉ करें टाइम टेबल दैट वी कैन अडॉप्ट प्रैक्टिकली, तो एकदम से आप टाइम टेबल की बात नहीं करेंगे, इसलिए आपने क्यू भी एलिमिनेट कर दिया और आप ये पढ़ेंगे पी एस क्यू आर, तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है क्या कि अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं अच्छे तरीके से और सारे गोल अचीव करना चाहते हैं, है ना, एंड अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं अच्छे से, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अकम्प्लिश ऑल दी एक्टिविटीज, हम सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, टास्क कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्यू, ये बहुत जरूरी होगा कि उस टाइम टेबल को बनाए और हम उसे प्रैक्टिकली अडॉप्ट करें। ऐसे टेबल बनाए जो कि ये नहीं तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, भाई 6 घंटे पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, काम होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे आपका पी एस के बाद क्यू और लास्ट में आर। अगर हम उस टाइम टेबल से लगे रहेंगे तो हम सक्सीड कर जाएंगे अपने गोल्स को पाने में बहुत जल्दी टाइम। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हल्के हल्के आपको क्वेश्चंस में ना कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अब देखो भैया, यहां पे इसने बात करी टू डू 2 थिंग्स, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, हो गया क्वेश्चन खत्म। ना ही क्यू से स्टार्ट होगा ना ही आर से, ना ही क्यू से स्टार्ट होगा ना ही आर से, ना ही आर से, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इतनी देर में ये क्वेश्चन होता है एग्जाम में, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी क्योंकि आपको समझाना है इसलिए मैं अब पढ़ दूं। ठीक है, तो आपने पी से स्टार्टिंग करी। पी कह रहा है भाई कोई भी लीडर है, अगर उससे कहा जाए कि आप एक प्लेनरी सेशन लेंगे दुनिया के इकोनॉमिक फोरम पे, कहां पे, तो उसको 2 चीजें करना पड़ेगी अगर सेशन लेना है। फर्स्ट इज टू पिच हिज और हर कंट्री स्ट्रांगली, ठीक है, कि वो अपनी कंट्री के बारे में स्ट्रांगली बोले, है ना, फॉरेन कंट्रीज से और इन्वेस्टर्स से। ठीक है, दूसरी कि वो बिल्ड करे ब्रांड, किसके लिए, दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और कंट्री के लिए भी, इश्यूज को देखते हुए, कंसर्न्स को देखते हुए, सिर्फ अपनी कंट्री के नहीं पूरी दुनिया की। तो सीधी सी बात है, आपको एक बात पता चल गई, पी क्यू आर साथ में आ गए, लास्ट में ऐसे लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब आप जल्दी जल्दी कर रहे होंगे, एक बार क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मुझे अपने स्कोर जरूर बताएंगे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखूंगा कि क्या रिव्यूज आए हैं। देखो भाई,
ये क्वेश्चन भी निहायत ही आसान है। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग दी कॉन्फ्लिक्ट, किसी स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। कौन सी कॉन्फ्लिक्ट? वर्ल्ड वॉर। तो पहले वर्ल्ड वॉर की बात करेगा और फिर बताएगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या था, है ना। तो सीधी सी बात है, आर से स्टार्टिंग नहीं होगी, है ना, यहाँ पे कहीं हो भी नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द टाइम द वॉर वॉज ओवर, ये भी स्टार्टिंग नहीं होगी। जब तक वॉर ओवर हुई, तो कौन सी वॉर पहले बताओगे ना, किस वॉर के बारे में बात है, तो एस से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। अब सिर्फ पी ही बचा जिससे स्टार्टिंग होगी। आंख बंद करके सबसे पहले पी पढ़ लेंगे, है ना, कि भाई वर्ल्ड वॉर। सोच रहे होगा ना आंख बंद करके कैसे पढ़ेंगे, मन की भी आंख पे होते हैं भाई, आंख बंद करके बहुत सारे काम होते हैं जो, और कुछ तो इतने खिलाड़ी होते हैं ना, फिर आंख बंद करके सभी कर जाते हैं। इट्स अप टू योर आंख, है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 बिगिन 1914 में, 1914 में मिलती है, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। और कब तक? 1914 से 1918 तक चली। तो पी स्टार्टिंग हो गई। अब पी के बाद सवाल यह है, पहले आर लगाओगे या एस लगाओगे? आर कहता है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, उस लड़ाई के दौरान ऑस्ट्रिया हंगरी कंट्रीज के बारे में इसने बताया कौन कौन लाइट पावर्स थे, किन किन के बीच में हुआ। तो पी और आर लग तो मस्त रहे हैं, एक बार पी और एस भी पढ़ लेते हैं। बाय द टाइम द वर्ल्ड वाज ओवर, अरे शुरू होते ही खत्म क्यों करा रहे हो वॉर को, पहले बीच की चीजें तो बताओगे, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ये थर्ड, है ना। इसमें इसने बताया कि वर्ल्ड वॉर हुई, कब हुई, जर्मनी से कंफ्लिक्ट हुआ, ये सब बताया। फिर इसने बताया क्यों में बताया कि मिलिट्री वेपन से हमें वो देखने को मिला जो बहुत ही खतरनाक था, ठीक है, जबरदस्त डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। और जब तक वॉर खत्म हुई तो भाई बहुत कांड हो चुके थे, बहुत सारे लोग मर चुके थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अपना स्कोर आउट ऑफ 10, कि भाई 10 में से आप कितना स्कोर कर पाए। और फिर हम चलेंगे वोकैबुलरी के सुहाने सफर पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ ह्यूज सेलिब्रेशन इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली। किस चीज के लिए? क्यों? नहीं पता, तो क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी। A grand ceremonial parade of Indian Army take place, है ना, कब, कैसे, कहां, नहीं पता, तो इससे भी स्टार्टिंग नहीं होगी। ये सारी बातें किसकी हैं? मुद्दे की, रिपब्लिक डे के, तो भाई इसी से स्टार्टिंग होगी। रिपब्लिक डे हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है भाई। इसके बाद आया क्यों, एक बड़ा सेलिब्रेशन इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल नेशनल कैपिटल दिल्ली में, ठीक है भाई। अब आ गया आर, कहा? राजपथ में, दिल्ली में ही बताया, राजपथ में, इंडिया गेट में, कहां पे? प्रेसिडेंट के सामने, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और फिर लास्ट में ग्रैंड सेरेमनियल परेड भी होती है इंडियन आर्मी की। 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा। इन सब के लिए ना, इन क्वेश्चन को और आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं? 10 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सिर्फ करना आएंगे, है ना, और कुछ दिन में आप भूल जाएंगे। तो आप नहीं भूलें इन क्वेश्चंस को, और आप बढ़िया से हमेशा करें। तो उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक प्रैक्टिस शीट मैं आपको इस क्लास के साथ दूंगा, जो आपको पीडब्ल्यू ऐप पे आराम से मिल जाएगी। वहां पे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो आप लगा सकते हैं, डिटेल्ड आंसर के साथ दिए हैं, हिंट्स के साथ दिए, तो वो जरूर कर सकते हैं आप। साथ ही साथ मैंने कुछ बैचेस में कराए हैं, जैसे शक्ति बैच है हमारा एनडीए वाला पे, वहां से आप कर सकते हैं बहुत सारे पैराजम्पल्स। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले सफर पे। अब थोड़ा तेज चलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 5-10 सेकंड दूंगा। वोकैबुलरी, यस, गो फॉर इट, 10 सेकेंड्स। देखो भाई, जहां भी वर्ड आ जाता है फोबिया, याद रखो मतलब है फियर। जहां भी वर्ड आ जाता है मानिया, याद रखो मतलब है दीवानगी, ऑब्सेशन, इसी चीज के लिए पागलपन, ठीक है। तो फियर ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस कौन होते हैं? जैसे मेंढक, है ना, ये एम्फीबियंस में आते हैं। तो जो इंसेक्ट नहीं है और बिल्कुल ही एक्वेटिक भी नहीं है, वो एम्फीबियंस है। तो ऑफिडियो कैसे याद रखोगे? ऑफिडियो वीडियो, ऑफिडियो वीडियो, वीडियो में देखा आपने क्या? नाग नागिन, आपने देखा होगा ना। हाँ, पहले जमाने में नाग नागिन की मूवी आती थी। नाग नागिन है, एकदम मस्त नाग नागिन, कुछ मतलब नहीं है, इतनी पावर है नाग के पास कि वो इच्छाधारी है,
कोई भी रूप ले सकता है, आयरन मैन भी बन सकता है, हल्क भी बन सकता है। कर क्या रहा है, अपनी नागिन के साथ तेरे संग प्यार में नहीं छोड़ना, इसके अलावा कुछ आता नहीं है ना, ऐसा बेकार सा नाग है। खैर कोई बात नहीं। होता क्या है कि तुम जैसे किसी शिकारी की नजर पड़ जाती है इसकी नागिन पे, और वो नाग को मार देता है नागिन के चक्कर में, और नागिन की आंखों में खिंच जाती है क्या, फोटो, और फिर नागिन लेती है क्या, बदला, और उसी को हम बोलते हैं क्या, ऑफिडियोफोबिया, मतलब फियर ऑफ स्नेक्स। ये कहानी क्यों सुनाई कि कहानी से आपको ये वर्ड हमेशा याद रहेगा, फियर ऑफ स्नेक्स, ऑफिडियोफोबिया। अगला क्या है, अब देखो ऐसे कि बच्चे डरते हैं इससे बहुत, है ना, बैट्रचोफोबिया, BATRACHO, बैट्रचोफोबिया, बच्चे डरते हैं इससे बहुत। कौन है ये, एम्फीबियन, आसान, बी इज द करेक्ट आंसर। डेंड्रोफोबिया, इसे कैसे याद रखोगे, डंडियां होती हैं, डेंड्रो मतलब डंडियां, कहां होती है डंडियां, ट्रीज में, तो डेंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ ट्रीज। किससे डर गए आप, ट्री से। जेनोफोबिया, जेनो में क्या है, एक्स, क्या दे रखा है भाई, एक्स। अब तुम्हारी एक्स तुम्हारे लिए कैसी है, ना कॉल करती है, ना बात करती है, तुम्हारे ही सामने किसी और की बाइक पे बैठ के जाती है, तुम्हें ब्लॉक कर रखा है, अब वो तुम्हारे लिए कौन है, स्ट्रेंजर। तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स या फियर ऑफ फॉरेनर्स, या तो फॉरेनर्स का डर या स्ट्रेंजर्स का डर कराता है जेनोफोबिया। कितना आसान है, ऑफिडियो वीडियो, है ना, ये आपने वीडियो में ही देखा होगा। डेंड्रो, डंडियों वाला पेड़, बैट्रचो मतलब बच्चे डरते हैं, किससे, एम्फीबियन से, और जेनो एक्स तुम्हारी कौन है, तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर, याद हो गए। तो फियर ऑफ स्ट्रेंजर या फॉरेनर से जेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड, वन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो कहानी बहुत बढ़िया सुनाता है उसको बोलते हैं रैंकटोर। रैनकॉन्टोर, इस रैनकॉन्टोर मीन्स जो बड़ा बढ़िया कहानी सुनाता है। अच्छा, प्रोडिजी का क्या मतलब होता है, प्रोडिजी का मतलब होता है, मतलब वेरी स्किल्ड और टैलेंटेड, है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, है ना, या फिर दीपक चोपड़ा। तो ये जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया है स्पोर्ट्स में या फिर राइटिंग स्किल्स में, किसी भी फील्ड में, उन्हें प्रोडिजी कहते हैं, दिग्गज, दिग्गज ऐसे समझ लीजिए। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चीला, जो पैसा उड़ाता है पापा का, ठीक है। जैसे मान लो पापा ने अपने लिए कुछ पैसे रखे थे, पापा शादी आ रही थी पापा के फ्रेंड की, पापा को लेके आना था अपने लिए तगड़ा सा सूट, 15-20 हजार रुपए रखे थे, है ना, और इस लड़के ने पापा के पैसे उड़ा दिए, लड़की को ले गया अपनी फ्रेंड को, मतलब गर्लफ्रेंड को ले गया घुमाने, समझ रहे हो, और 15 हजार उड़ा दिए। स्पेंड थ्रिफ्ट का खर्चीला। कॉनाइशर कौन होता है, कॉनाइशर एक ऐसा आदमी होता है जिसको ना बड़ी अच्छी नॉलेज होती है किसकी, आर्ट, फूड, कल्चर, इसे कैसे याद रख सकते हो, जैसे भाई तुम्हारे घर में, आस पड़ोस में, खानदान में कोई एक भैया होते हैं जो फॉरेन भी गए होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई भी बढ़िया से करी होती है, उनसे तुम किसी टॉपिक पे बात करो, उन्हें पता होता है म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में, खानों के बारे में, जगहों के बारे में, लोगों के बारे में, कल्चर्स के बारे में, ऐसे लोगों को कॉनाइशर कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद कैसे रखना है, तुम्हारे जो ऐसे भैया हो उनका नाम कॉनाइशर, जैसे मान लो भैया का नाम है दीपक, तो दीपक कॉनाइशर ऐसे सेव कर लो, तुम्हें ये वर्ड याद हो जाएगा। ये एक तरीका है वो कैब याद करने का। प्रोडिजी, प्रोडिजी, अब कोई ऐसा भी होगा जो दिग्गज होगा तुम्हारे खानदान में या तुम्हारे नोन में, जो बहुत ही जबरदस्त होगा, जिसकी मिसाल पूरा खानदान देता होगा, तो बहुत सिंपल है, प्रोडिजी याद रख लो। और अगर वो तुम ही हो तो सीधी सी बात है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, तुम तो खुद प्रोडिजी। स्पेंड थ्रिफ्ट, ऐसे तुम किसी का नाम सेव कर लो। एक दिन मैंने ऐसा किया था व्हेन आई वांटेड टू लर्न अ लॉट ऑफ वोकैब, तो आज से लगभग 7-8 साल पहले मेरे पूरे मोबाइल फोन में मेरे भाई का नाम, देखो मैं दिखाता हूं, मेरे सगे भाई का नाम आज भी क्या सेव है, ही इज माई रियल यंगर ब्रदर,
मतलब एकदम ही सगा, सेम पेरेंट से। देखो शायद ये तुम्हें दिख जाए, इसका नाम मैंने सेव कर रखा है मेवरिक। तो हाँ, देखा, ये एक तरीका है मेवरिक, ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अपनी चलाने वाला, ये हर चीज में अपनी चलाता था। ठीक है, तो मेवरिक का क्या मतलब होता है, जो अपनी चलाता है हमेशा से, और थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि ज्यादा लोगों में घुसता नहीं है, अपने आप में रहता है। तो मैंने उसका नाम ऐसे सेव किया। तो आप भी क्या करेंगे, कोई ऐसा फ्रेंड है बहुत कहानी सुना रहा है, रेकॉन्ट्योर करके आप उसका नाम सेव कर लेंगे, बात खत्म। ठीक है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज, दिखाता है इतनी नॉलेज जितनी है नहीं, बहरूपिया, शार्लेटन, शार्लेटन, बहरूपिया। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, लायर होता है। ये भी बहरूपिया ही होता है एक तरीके का। ये क्या होता है, ये ऐसा आदमी होता है जो कुछ और बन के आ जाता है। जैसे तुमने मूवीज में देखा, लड़का लड़की बन के आ गया, इम्पोस्टर हो गया। तुमने मूवीज में देखा कोई पुलिस वाला बन के आ गया, ठीक है, था वो चोर, तो इम्पोस्टर हो गया। लेकिन शार्लेटन कौन होता है, जो दिखाता है झूठी नॉलेज है, तो ये बहरूपिया होता है, लायर, बहरूपिया, है ना। Who disguises, जो डिस्गाइज करता है, डिस्गाइज का मतलब है भेष बदलता है। अच्छा, एस्थीट कौन होता है, एस्थीट का मतलब होता है प्योर, एकदम साफ सुथरा, जिसका मन होता है, अच्छे आचरण वाला होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद वॉज एन एस्थीट। प्रूडेंट कौन होता है, प्रूडेंट होता है वाइज, समझदार। इसके लिए एक वर्ड और आता है सैगेशियस। प्रूडेंट, वाइज, सैगेशियस, डिसर्न, जुडिशियस, ये सारे के सारे नोट कर लीजिए भाई। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो है, पर यहां पे मैंने आपको इनके सिनोनिम भी दे दिया। तो एक ही पेज पे आपको 7-8 वर्ड मिल गए हैं। आंसर इज डी, शार्लेटन। नेक्स्ट वर्ड, प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस को बोलते हैं जॉकी। जॉकी बहुत फेमस है, आपको पता है। ठीक है, तो जॉकी पे ये आपको याद हो गया होगा। जहां भी वर्ड आ जाए हिप्पो, तो हिप्पो का मतलब भी हॉर्स से होता है। और हिप्पोमैनिक कौन होता है, ऑब्सेस्ड है, पागल है ना, ऑब्सेशन फॉर हॉर्सेस, घोड़ों के लिए पागल है। इंट्रीपिड कौन होता है, ब्रेव, इंट्रीपिड कौन होता है, ब्रेव, एकदम बहादुर। पार्सिमोनियस कौन होता है, कंजूस, माइजरली, कंजूस होता है ना, माइजरली, कंजूस। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी इज द करेक्ट आंसर, जॉकी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु फीड्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पे जीता है, ये तो पता ही है ना, पैरासाइट होता है, पैरासाइट। ग्लटन कौन होता है, ग्लटन इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तुम्हारा भुक्कड़ दोस्त। मेरे एक फ्रेंड है, उसको कुछ खिला दो, कुछ भी, मतलब वो एक ऐसा आदमी है, कभी हमारे साथ कबाब खाने जाएगा ना, तो कबाब खाने के बाद जो प्याले में चटनी बचती है ना, वो पी जाता है। तुम पैथेटिक नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा नहीं है, इज वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी, बढ़िया कंपनी में काम कर रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तमीज भी बहुत है। ठीक है, मेरी माँ कहती है बेटा ऐसा होना चाहिए, मतलब उसको देख के, क्योंकि वो ना बड़ा सभ्य है, तमीज का, अच्छे से बाल कटाएगा, पर वो खाने का उसका ना कंट्रोल नहीं है। वो मेरे घर भी आएगा ना, कुछ बना होगा, यार क्या बना है, खुशबू आ रही है, तो मतलब इस लाइक जो भी बनाए लाओ, खाओ खाओ खाओ, पता नहीं कैसी मशीन लगी है भाई उसके पेट में। तो ऐसे आदमी को कहते हैं पेटू, ग्लटन, भुक्कड़। एक होता है गूरमेट, अब ये अलग है। गूरमेट का क्या मतलब है, फॉन्ड ऑफ ईटिंग क्वालिटी फूड, इसमें डिफरेंस है। इसमें तुम कह सकते हो थोड़ा सा मैं गूरमेट हूं, अगर मुझे पता चल जाए कि यहां पे बहुत बढ़िया रबड़ी मिलती है, तो मैं वहां की रबड़ी जरूर खाऊंगा। मैंने इंडिया में ना बहुत सारी जगहों पर ट्रेवल किया है, और ट्रेवल कर करके पढ़ाया है ऑनलाइन क्लास से पहले। तो मैं जहां भी जाता था सबसे पहले पता करता था यहाँ पे खाने का क्या बढ़िया मिलता है, और मैं वो खाकर। तो वो होता है, ये तो ग्लटन को कुछ भी खिला दो, है ना। गूरमेट जो होता है ये ढूंढ ढूंढ के खाता है बढ़िया बढ़िया चीजें। जैसे मैं जयपुर गया,
मुझे पता चला कि बेजड़ की रोटी बहुत शानदार होती है। यहाँ पे बेजड़ की रोटी मिलती है और चटनी के साथ और देसी घी लगा के। है मैं जब तक जयपुर रहा मैंने अपना लंच दोपहर में कर लिया था कि एक बेजड़ की रोटी खाता था एक छाछ के साथ। हाँ, आत्मा तृप्त हो जाती थी। अब बढ़ते हैं एपिक्योर। एपिक्योर क्या होता है? हु हैज गुड नॉलेज ऑफ क्यूजीन। क्यूजीन क्या? कि जिसको पता होता है कि भाई कॉन्टिनेंटल खाना कौन सा है, जिसको पता होता है साउथ इंडियन खाना कौन सा है, जिसको पता होता है कि मुगलई खाना कौन सा है, सब बहुत अच्छे से पता होता है ना, और इस चीज की नॉलेज होती है, उसको हम बोलते हैं एपिक्योर। सो आंसर इज सी। फीड्स ऑन अदर्स नहीं, बी पैरासाइट्स। तो हर पेज पे मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके सारी चीजें बता रहा हूं, एक एक वर्ड ऑफ एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, आप रोक कर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में देहात में आज भी लोगों को कहते हैं कि ये मनहूस है ना, इसको समाज से निकालो, इसको गांव से निकालो। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं भाई? ऐसा करना या ऐसी चीजों के होने को हम बोलते हैं एन आउटकास्ट, है ना दोस्त। क्या बोलते हैं? आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पारिया। पारिया क्या मतलब होता है? इसे आप सोशल आउटकास्ट, ठीक है। तो आउटकास्ट का क्या मतलब होता है? मनहूस। जिसे आप मनहूस समझते हैं, यही समझते हैं कि यह आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, बेकार है। जॉम्बरी मीन्स सेलिब्रेशन, पार्टी। पार्टी चल रही है कहीं, कार्निवल। तो कार्निवल, सेलिब्रेशन, ये सारे क्या होते हैं? फनैम्बुलिस्ट, ये कौन होता है? एक्रोबैट। फनैम्बुलिस्ट जो रस्सी पे चल के दिखाता है, एक्रोबैट भी बोलते हैं उसे, या फिर स्टंट करके दिखाता है सर्कस में या कहीं पे, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं फनैम्बुलिस्ट, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे अक्सर गांव में, दिल्ली में अक्सर आउटर एरियाज पे वो रस्सी पे चल के दिखाते हैं, छोटे छोटे करतब दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड फनैम्बुलिस्ट। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट कौन होते हैं? दोगले, मतलब जो ऐसा सोचे कि जिसकी खुद की 4 गर्लफ्रेंड्स हैं पर उससे ये बर्दाश्त नहीं है कि उसकी बहन का एक फ्रेंड भी है जो मेल है। तो ऐसा आदमी कौन हो गया? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट का मतलब है अपने लिए वो उसको चौर है, दूसरे के लिए वो उसको चौर, ठीक है। वो अपने आप को दूसरे तरीके से ट्रीट करता है, दूसरे को दूसरे तरीके से ट्रीट करता है। हिपोक्रेट, दोगला। इसके लिए वर्ड आता है बायस्ड भी कह सकते हैं। पार्शियल होता है, ये बायस्ड होता है ना, अपने लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। अगला क्वेश्चन है सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पस। फ्रॉडुलेंट का पर्पस का क्या मतलब है? कुछ बुरा करने के लिए। फ्रॉडुलेंट मतलब रिलेटेड टू फ्रॉड। तो सीक्रेट अग्रीमेंट हो रहा है ना। मान लो कुछ ऐसी मीटिंग हो रही है जहां पे ये प्लान किया जा रहा है, आतंकवादी हैं प्लान कर रहे हैं ब्लास्ट करेंगे, तो ऐसी को हम बोलेंगे कल्यूजन। COLLUSION, कल्यूजन। बी इज द करेक्ट आंसर। कॉलिजन का मतलब होता है बैंड, टक्कर, भिंडत, कोलाइड कर जाना। कोलाइड इसका वर्ब है, वर्ब है ये। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है सिंपल मीटिंग, किसी चीज के लिए तुम मिल रहे हो, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या होता है? आगजनी, फायर कॉज्ड ऑन अ बिग स्केल। भाई इनमें से ही कोई वर्ड फंस जाएगा, सारे वर्ड्स लिखने हैं, उनके मीनिंग प्रॉपर लिखने हैं, वो कैब रजिस्टर बनाना है। आंसर हो जाएगा बी, पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, अब लेक्चर लंबा हो गया आज। एक ऐसा आदमी जो कि कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश है और चार्मिंग है, ठीक है, कौन होगा? डेबोनायर। डेबोनायर बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? डी से डेबोनायर, डी से दानिश सर, बस सिंपल है। डेबोनायर याद हो गया तुम्हें, है ना। ट्रैम्प, ट्रैम्प और आइटिनरेंट ये दोनों एक जैसे होते हैं, सेम। इन दोनों का मतलब होता है हु ट्रेवल्स।
जो लोग ट्रेवल करते हैं। अब एक डिफरेंस है, ये कौन होता है? ये घुमक्कड़ होता है, वेंडरर, इधर उधर ऐसे ही घूम रहा है ना, वेंडरर है, बंजारा है, ट्रैम्प है, इधर उधर ऐसे घूम रहा है। आइटिनरेंट कौन है? ये बेसिकली टूरिस्ट होता है, ये घूमने आया है कुछ, तो ये डिफरेंस। तो ये वेंडरर होता है, बंजारा होता है, ये घूमने आया है। तो आप ट्रैम्प नहीं हो सकते, आइटिनरेंट हो सकते हैं। अगला वर्ड है हेरेटिक। अब हेरेटिक का मतलब क्या होता है? देखिए, हेरेटिक एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स में लगातार और कई बार, तो भाई ये एक ऐसा आदमी होता है जो धर्म को या फिर समाज को इस नजर से देखता है जो नजर सबको समझ में नहीं है। ठीक है, जैसे कोई कहे मतलब जो कहे कि मंदिर जाने की क्या जरूरत है, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, भगवान तो मन में है। कोई कहे कि भगवान को याद क्यों करना, भगवान तो सब जगह है इसलिए मुझे याद है ना। तो ऐसी चीजें कहने वाला हेरेटिक होता है। तो हेरेटिक मतलब who goes against religion या फिर अथॉरिटी। कैसी अथॉरिटी? जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड हो, वेल एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी के, रिलीजन के अगेंस्ट जाने वाला हेरेटिक होता है। जैसे पीके मूवी में वो हेरेटिक था। इसके लिए एक वर्ड और आता है, आइकोनोक्लास्ट। तो आइकोनोक्लास्ट और हेरेटिक दोनों सेम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डेबोनायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ईडियम फ्रेजेस भी हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन कहता है थिक स्किन एनिमल, ऐसा जानवर जिसकी मोटी स्किन हो। बड़ा आसान है, डर्म जहां भी आ जाएगा मतलब होगा स्किन, डर्म जहां भी आ जाएगा मतलब होगा स्किन। पैची का मतलब होता है मोटी स्किन, तो मोटी स्किन वाला जैसे हाथी या गेंडा इज पैचिडर्म। एलिफेंट और राइनोसोरस। फ्लाइन इज कैट फैमिली। नहीं समझे भाई? टाइगर, लेपर्ड, लायन, ना चीता, ये सारे के सारे फ्लाइन में आते हैं। बोविन, बोविन का मतलब होता है जिसके अंदर सारे के सारे काउस आते हैं, काउस। तो आंसर थिक, आंसर इज डी। कैटल आपको पता ही है, मवेशी जिसे आप बोलते हैं, भवेशी, मवेशी, आई एम नॉट श्योर। डी इज दी करेक्ट, मतलब भेड़ बकरी आते हैं कैटल में। क्वेश्चन नंबर 20, और आप मुझे ये भी बताएंगे, ठीक है, आप मुझे कैसे स्कोर बताएंगे? आप मुझे बताएंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट में, मान लीजिए आपका स्कोर है 8, ठीक है। फिर उसके बाद वन वर्ड में आपका स्कोर है मान लीजिए 6, और इसके बाद मैं आपको देने वाला हूं ईडियम्स। ईडियम से मान लीजिए आपका स्कोर है 5। तो आप इस तरीके से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे क्या 865, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये स्कोर है। तो मैं कमेंट बॉक्स जरूर देखूंगा, प्लीज स्कोर जरूर बताइएगा, इससे मुझे आइडिया होगा अपकमिंग क्लासेस को कैसे फ्रेम करना है। द अपोजिट मीनिंग, द वर्ड विद अपोजिट मीनिंग्स यूज टुगेदर। अपोजिट मीनिंग यूज टुगेदर इज ऑक्सीमोरॉन। जैसे मैं कहूं कितना सूखा हाथी है, सूखा हाथी हो सकता है ना? नहीं हो सकता, इसलिए सूखा हाथी कहना क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि सफेद झूठ, है ना, ये भी ऑक्सीमोरॉन जैसा है कि भाई सफेद झूठ, झूठ तो काला होता है, सफेद झूठ क्या है? ऑक्सीमोरॉन। मेटाफर आपने लिटरेचर में पढ़ा ही होगा, मेटाफर, है ना। सोनेट इज अ पोएम, 16 लाइंस पोएम होती है। और आयरनी क्या होता है? व्यंग, व्यंग इज आयरनी। मेटाफर में हम क्या करते हैं? मेटाफर इज कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटी। जहां आप सिमिलैरिटी का कंपैरिजन करते हैं वो मेटाफर होता है। और आयरनी क्या होती है? जिसे आप व्यंग कहते हैं, वो आयरनी होती है। सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैं कहूं शेक्सपियर पढ़ा लिखा नहीं था, ये एक आयरनी है। जैसे मैं कहूं सचिन ने सिर्फ 10th किया है, ये एक आयरनी है। मतलब एक ऐसी बात, या जैसे मैं कहूं कि सूरदास अंधे थे और उन्होंने कितना कुछ दिया, क्या क्या देख पाए, तो ये क्या हो जाएगा? एक आयरनी हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस यहां पे खत्म होते हैं हमारे क्या
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस हैं, 5-5 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है। स्टेटस क्वो का क्या मतलब है? ये फॉरेन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि भाई प्रेजेंट कंडीशन है ना, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। स्टेटस क्वो मतलब प्रेजेंट का, मतलब अभी का स्टेटस क्या है, ऐसे याद रखोगे। बाकी सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे टू मेनी शेफ्स बट नॉट इनफ इंडियंस। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जो कि क्या है, इनएफिशिएंट। कहने का मतलब है कि मान लो अभी तुम्हारा क्रिकेट मैच चल रहा है और जीतने के लिए 12 बॉल में 24 रन चाहिए, है ना, और तुम्हारे पास जो प्लेयर्स है ना वो सिर्फ प्लेयर्स हैं, कोई बढ़िया हिटर नहीं है। तो तुम क्या कह सकते हो कि यार हम मैच नहीं जीतेंगे, बिकॉज विकेट मान लो तुम्हारे 4 ही गिरे हैं, 6 विकेट्स बाकी हैं, लेकिन 6 के 6 में लास्ट के 2-3 तो बॉलर ही हैं, और ये जो है ये खुटखुट करने वाले, छक्का नहीं मार पाएंगे। तो तुम क्या कह रहे हो? टू मेनी शेफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। कि हमारे पास शेफ्स तो बहुत ज्यादा है, इंडियंस नहीं चाहिए। क्या इंडियन, मतलब सिचुएशन कैसी है? इनसफिशिएंट। सिंपल आंसर इज बी। तो तुमने कहा वी कैन नॉट विन दिस मैच बिकॉज वी डोंट हैव अ बैट्समैन हु कैन हिट सिक्सेस और फोर्स और बाउंड्रीज। सो द सिचुएशन इज वी हैव टू मेनी शेफ्स बट नॉट इनफ इंडियंस। बियॉन्ड द पेल, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए। भाई कहते हैं पेल, पेल का मतलब होता है येलोइश, और कभी कभी ये सेंस देता है वीक का, कमजोर का। बात सही है। बियॉन्ड द पेल का क्या मतलब हो जाएगा? इतना कमजोर जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अनएक्सेप्टेबल। सो आंसर इज ए। बाकी सब गलत है, कंफ्यूज करने के लिए दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट आर्गस आइट? आर्गस आइट का क्या मतलब होता है? विजिलेंट। विजिलेंट कौन होता है? विजिलेंट होता है चौकन्ना, अलर्ट। ठीक है, देखो आर्गस कैसे याद रखना, आर्गस वाज अ बर्ड, है ना, एक मैथोलॉजिकल बर्ड थी, तो वो बिल्कुल अलर्ट रहती थी, ऐसे याद रखना। तो आर्गस आइट मतलब विजिलेंट। लूज फेस, ये तो पढ़ता होगा, बहुत बार सुना भी होगा, है ना। देखो लूज फेस का मतलब होता है कि जब आप दूसरे की नजर में अपने आप को छोटा फील करते हैं, गिर जाते हैं, तो बिकम एम्बैरेस्ड। तो बिकम एम्बैरेस्ड कैसे? जब तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, एम्बैरेस्ड हो जाता है, लटक जाता है ना, बस। तो यही है लूज हो गया फेस, है ना। बिकम अगली, अनहेल्दी, डिफीटेड, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन इट्स कोर्स का मतलब होता है कि भाई टाइम पूरा हो गया। जैसे मैं कहूं दिस मोबाइल फोन हैज रन इट्स कोर्स, आई नीड टू बाय अ न्यू वन। इसका टाइम पूरा हो गया, मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा। तो इनफेमस से कोई मतलब नहीं है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। इनफेमस मतलब बदनाम। एंड इन अर्ली एज कुछ नहीं, कंप्लीट्स इज नेचुरल डेवलपमेंट, कि भाई अपना पूरा काम उसने कर लिया, ये काम मतलब इसका टाइम पूरा हो गया। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस योर पाम, क्या मतलब हुआ? कि भाई जरा कहते हैं ना हाथ तो गर्म कीजिए, कुछ दीजिए। तो हाथ गर्म कीजिए हमारे यहाँ बोलते हैं, अंग्रेज कहता है हाथ चिकने कीजिए। ग्रीस योर पाम मतलब टू ब्राइब, रिश्वत देना किसी को, टू ब्राइब। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, भैया इतना मुंह में भर लिया, इतना बड़ा बाइट ले लिया कि खा नहीं पा रहे, है ना। तो ये क्या हो गया? टू ट्राई टू डू मोर देन वन इज एबल टू, इतना करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने देखा है स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा कि सर मेरे इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार तो सर मुझे हर हाल में सेलेक्ट होना ही है, सर कुछ भी हो जाए, इस बार मैं 17 घंटे पढ़ने वाला। भाई तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यू आर ट्राइंग टू बाइट मोर देन यू कैन च्यू, जितना चबा नहीं सकते जितना मुंह में भर रहे हो। तो आंसर इज सी। रोज पढ़ो, 3-4 घंटे पढ़ो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट वंस ओन बैक, टू गेट वंस ओन बैक कहने का मतलब है जैसा जो तुम्हारे साथ करे वैसे तुम दूसरे बंदे के साथ करो। खैर मैं कुछ बता नहीं रहा, पहले आप अपना दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। तो जैसा कोई तुम्हारे साथ करे वैसे तुम पलट के कर दो, तुमने क्या किया? रिटेलिएट।
जैसे बचपन में याद है हम बोलते तुम पागल, पागल हो क्या, तू पागल है, तेरा फ्रेंड पागल है, तेरे सब पागल है, तेरे सारे दोस्त पागल है। तो ये क्या होता था, ये रिटेलिएट करना होता है, जैसे को तैसा। रेप्रीमेंट का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड, ठीक है, बाकी कंफ्यूज करने के लिए दिए। आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन, सेंड टू कोवेंट्री, ये क्या होता है? कोवेंट्री एक जगह थी जहां पे लोगों को भेज दिया जाता था अगर वो कुछ कांड करते थे। तो सेंड टू कोवेंट्री का मतलब होता है ऑस्ट्रासाइज या फिर बैन, किसी को बैन कर देना। और ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है देश निकाला, बैन करना। आंसर इज बी। डिमोरलाइज का मतलब होता है डिस्करेज, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटलाइज आपको पता है, इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल देना, तो आंसर इज बी। सो गाइस, ये एक ऐसी क्लास थी जिसमें मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। PQRS आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो आपने मेरे साथ पढ़ ली है और उम्मीद है अच्छे से कर लिए होंगे। अपने स्कोर्स मुझे तीनों चीजों में बताना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस और PQRS मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लास में मजा आया होगा। जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।